नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर सीरीज चालू की गई है वो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसकी आज 6वीं क्लास है और जिसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये हमारे कोशिका के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उनके अंदर ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। अब इसी के अंदर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, इन सभी विशेष आनुवंशिक पदार्थों के बारे में हम विशेषतः चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम जानेंगे कि मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। चलिए तो बिना कोई समय गवाए वीडियो को आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर्स में या बेसिक चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ये है हमारे पास में, यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है एक कोशिका और कोशिका के अंदर भी विशेषतः अगर हम देखें तो ये है न्यूक्लियस। अब देखिए, जैसे एक कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन संरचनाएं पाई जाती है। क्रोमेटिन संरचना मतलब एक बाल जैसे, एक गुच्छों के जैसे संरचनाएं होती है। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है या कोशिका विभाजन के आरंभ में ये क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्रोमोसोम्स के रूप में या गुणसूत्रों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स के ये जो दो पेयर देखने को हमको मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में आनुवंशिक लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर दोनों में, ठीक है। अब दोनों के अंदर ही क्या होता है कि डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी डीएनए प्रेजेंट होता है और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। अब इसको और अगर डिटेलिंग में हम जानना चाहें या इसे वर्धित रूप में अगर हम देखना चाहें, बड़े रूप में देखना चाहें, तो अगर हम इस क्रोमोसोम्स को देखें तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके की संरचनाओं से मिलती है और इसे और ज्यादा डिटेलिंग में जब अध्ययन करके देखा जाता है तो क्या पाया जाता है कि एक प्रोटीन है जो इस तरीके से गोलाकार प्रोटीन होता है, ये वाला, और ये गोलाकार प्रोटीन जो होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। अब इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है कि कुछ, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर एक संरचना ऐसी लपेटे हुए रहती है और इन्हीं लपेटेदार संरचनाओं के जरिए ही क्रोमोसोम्स बनता है। अब ये वाला जो ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं इन्हें ही कहा जाता है क्रोमेटिन। तो इसे ही क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है क्रोमेटिन। तो इन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है या इन्हीं लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स को ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। अब इस क्रोमेटिन के अंदर और अगर हम डिटेलिंग में जाते हैं और अच्छे तरीके से इसके देखते हैं तो इसके अंदर कुछ डबल हेलिक्स इस तरीके से संरचनाएं देखने को मिलती है और यह डबल हेलिक्स संरचनाएं ही किसकी होती है, तो ये डीएनए की संरचनाएं होती है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक दिक्कत आती है, जीन समझ में नहीं आता है, तो देखिए इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या है कि ये तो एक बहुत बड़ा रूप है, मतलब डीएनए एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, और ये डबल हेलिक्स कुछ इस तरीके से संरचनाएं देखने को मिलती है। अब इनके अंदर क्या होता है, कुछ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए कुछ लिंकेज पाए जाते हैं और इन लिंकेज के आधार पर ही क्या होता है, इनके अंदर कूटनीतिक अनुवांशिक लक्षण भरे हुए होते हैं। अब कूटनीतिक अनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इन्हीं लिंकेज के आधार पर इनके अंदर ये अनुवांशिक लक्षण भरे हुए रहते हैं कि किस प्रकार के जरूरत पड़ने पर किस प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करना है, और उन प्रोटीनों के आधार पर ही क्या होता है, मनुष्य का पूरा जीवन सदैव के लिए कार्य करता है। अब देखिए, इनके भी अगर हम कुछ टुकड़े करना चाहें तो इनके कुछ लिंकेज हमको देखने को मिलते हैं और आपस में मान लेते हैं जैसे इतना एक लिंकेज, तो इतना एक लिंकेज एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए काम करता है। फिर अगले लिंकेज को अगर देखें तो अगला इतना अलग लिंकेज में यानी अलग तरीके का देखने को मिलता है और ये अलग तरीके के प्रोटीन के लिए बना हुआ होता है या इसके अंदर अनुवांशिक कूटनीति संरचनाएं भरी हुई होती है। और इस तरीके से तो हम बोल सकते हैं कि इस डीएनए के इस एक छोटे से हिस्से को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि इसे ही क्या कहा जाता है, जीन, और ये जीन ही क्या करते हैं, एक विशेष लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये डीएनए के अंदर कुल मिला के ए से कितनी संरचनाएं होती है, तो ये मनुष्य के अंदर करीब करीब 30,000 से तो 35,000 इस तरीके से हम लोगों को क्या होता है जीन्स देखने को मिलते हैं। और इन्हें ही संयुक्त रूप से देखिए, इन्हें ही संयुक्त रूप से अगर पूरे को काउंट कर लिया जाए और संयुक्त रूप से कहा जाए तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही संयुक्त रूप से जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी यहाँ पर। अब देखिए इसके बारे में कुछ विशेष चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम विशेष चीजें क्या देख लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टडी कुछ पढ़ने के हिसाब से हम देख लेते हैं कि क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के ही अंदर क्या भरे हुए होते हैं, तो केंद्रक के ही अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क जाल जैसी संरचना के आधार पर ये जाल जैसी तंतुमय संरचना बनाते हुए पड़े रहते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर वही क्रोमेटिन बताया है। फिर क्रोमेटिन में ही क्या होता है, जो जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के ही लिए क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन है वो संघनित्र होकर बदल जाते हैं किसके अंदर, गुणसूत्रों के अंदर। या हम बोल सकते हैं कि जो गुणसूत्र होता है वो क्रोमेटिन से ही मिलकर बना हुआ होता है। अब गुणसूत्रों के अंदर देखें तो गुणसूत्र जो किससे बने हुए होते हैं, ये डीएनए के बने हुए होते हैं, जो डबल हेलिक्स संरचनाएं आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर डीएनए एक बहुत ही लंबा बड़ा और एक जटिल अणु है। उस जटिल अणु के एक छोटे से हिस्से को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ठीक है, और जीन के संपूर्ण जीन को अगर हम काउंट कर लिया जाए तो उसे जीनोम कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में चीजें थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर हुई होगी, मेंटली प्रिपेयर हो चुके होंगे आप। चलिए अब पढ़ते हैं गुणसूत्रों के बारे में यानी क्रोमोसोम्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट हम लोगों को जानना होगा कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड जालिका के धागे समान संरचनाएं छोटे छोटे टुकड़ों में समान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्हें ही गुणसूत्र कहा जाता है। ये चीजें देखिए मैं बार बार आप लोगों को बताते चल रहा हूँ कि ये है हमारी कोशिका के अंदर ये है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर इस तरीके से संरचना जाल जैसी पड़ी हुई होती है। कोशिका विभाजन के समय यही क्या होते हैं, संघनित्र होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब और ये कोशिका विभाजन के समय सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब गुणसूत्रों को सबसे पहला किसने खोजा था, तो गुणसूत्र की खोज जो की थी ऑजमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी, तो ये सन 1848 में की थी। और फोल्डेयर ने सन 1888 में इसका नामांकन करके इसका नाम क्या रखा था, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स रखा था। गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षण की इकाई होते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी अनुवांशिक लक्षण होना है, जैसा लड़का पैदा होना है, लड़की पैदा होना है, स्किन का कलर कैसे होना है, ये सारी चीजें किनके ऊपर, इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर डिपेंड करती है। जो और यही लक्षण क्या होते हैं, मतलब यही गुणसूत्रों के ही जरिए जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि अनुवांशिकी की इकाई जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए गुणसूत्र का एक मतलब क्रोमोसोम्स का एक डायग्राम लाया हूँ। इस डायग्राम के बेसिस पे हम इसकी स्टडी करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्रोमोसोम का एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब क्रोमोसोम्स के ऊपर दो आर्म रहती है जिसे सिस्टर क्रोमेटिड भी कहा जाता है बहुत बार। अब इनके दो आर्म को साइंटिफिकली लैंग्वेज में दो अलग अलग नाम दे दिया है। एक को कहा है पी आर्म और एक को कहा है क्यू आर्म। अब देखिए क्रोमोसोम्स के ये सेंटर वाला हिस्सा जहां से दोनों क्रोमोसोम्स आपस में या दो संतति क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, सेंट्रोमर कहा जाता है। साथ ही साथ में इसके ये जाल जैसे गुच्छेनुमा आकृति के होते हैं और जिनके अंदर ही क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब आगे और विशेष बात है, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। समस्त प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो उदाहरण के लिए मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब गुणसूत्रों से रिलेटेड कुछ आवश्यक तथ्य को हम जानते हैं कि गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्रों को वंशागतिकी का वाहक कहते हैं। ठीक है, अतः इसे अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। परंतु अनुवांशिक गुणों, ये बात याद रखना, अनुवांशिकता की इकाई कौन सी है,
तो अनुवांशिकता की इकाई है गुणसूत्र, लेकिन अनुवांशिक गुणों की इकाई कौन सी है? तो अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन को कहते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्रोमेटिड आपस में गुणसूत्रों के मध्य जिस हिस्से से मिलते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, जैसा कि पिछले मैं डायग्राम में भी बता चुका हूं। अब गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, यानी जीन की टोटल संख्या को ही क्या कहा जाता है? डीएनए के अंदर उपस्थित जीन की टोटल संख्या को ही जीनोम कहा जाता है। आगे देखते हैं, चलिए अब मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है इसे हम समझते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चीजें अच्छी तरीके से समझाते हुए बताते चलता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि एक जगह मैं लिख देता हूँ पुरुष और यहाँ पर लिख देता हूँ स्त्री, यानी मेल और फीमेल की बात की जा रही है। तो पुरुष के अंदर की कोशिकाओं और स्त्री के अंदर की कोशिकाओं के अंदर क्या प्रक्रियाएं होती है इन्हें हम अब समझते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इनके एक एक फैक्ट को पढ़ते जाता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझाते चलता हूँ। तो मनुष्यों में टोटल कितने 46 गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के ही अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। प्रत्येक संतान को समजाति गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु से माता से तथा दूसरा शुक्राणु से पिता से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है? दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, मान लेते हैं दोनों के मिलन से जो एक शिशु का निर्माण होता है। अब इस शिशु के निर्माण होता है तो शिशु के अंदर जो क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं वो तो 46 ही होते हैं, लेकिन इस 46 में से क्या होता है कि आधे गुणसूत्र 23 गुणसूत्र किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो पुरुष के द्वारा पहुंचते हैं, और 23 जोड़े गुणसूत्र जो पहुंचते हैं वो महिलाओं के द्वारा पहुंचते हैं। इस तरीके से शिशु के अंदर वापस से 23 जोड़े गुणसूत्र हो जाते हैं और टोटल नंबर्स में देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए शुक्र जनन का मतलब क्या है कि शुक्र जनन मतलब कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पुरुष के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती है वो जनन कोशिकाएं वो कौन सी होती है? तो वो होती है शुक्राणु, ठीक है, यानी इसे ही स्पर्म सेल भी कहा जाता है। अब शुक्र जनन यानी शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन सा विभाजन होता है? तो मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। अब 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, जिसमें 23वें जोड़े, देखिए टोटल इसके पास पूरे के पूरे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं पुरुष के पास, ठीक है। अब 23 में से सीधी सी बात है, अगर हम इसे कर दिया जाए या फिर इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 23 और 23 इस तरीके से पेयर्स में होते हैं। अब जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है कि दोनों 23 जोड़े गुणसूत्र तो एक जैसे होते हैं, मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र तो एक जैसे होते हैं, परंतु एक जोड़ा जो गुणसूत्र या 23वां गुणसूत्र होता है उसके 2 चीजें होती है, वो कौन सी होती है? एक्स वाई के रूप में ये दोनों एक दूसरे के अंदर इस तरह उपस्थित होते हैं। इस तरीके से शुक्राणु के अंदर 22 जोड़ों के साथ में क्या होगा? 22 जोड़े गुणसूत्रों के साथ में एक क्रोमोसोम्स किसका होगा? ठीक है, तो एक एक्स का होगा और दूसरा किसका होगा? इसी एक्स के साथ एक वाई का होगा, ठीक है। और यही 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया को भी पढ़ लेते हैं कि आधे जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है, अर्थात 22 तो सेम होते हैं और एक जो होता है वो एक्स, और आधे जिनमें 23वें जोड़ी में से वाई गुणसूत्र जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जबकि अगर यहाँ पर हम स्त्रियों की बात कर लेते तो स्त्रियों में समान प्रकार के गुणसूत्र, अर्थात तो देखिए महिलाओं के अंदर भी क्या होता है, तो महिलाओं के अंदर भी टोटल तो थे कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। अब 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तो 23वां होता है वो महिलाओं के अंदर सेम ही होता है, XX। इसका मतलब क्या होता है, जब इनके अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं या दो अंडाणु किस तरीके से बनेंगे, जिसके अंदर 22 के साथ में एक्स क्रोमोसोम्स होगा और 22 गुणसूत्रों के साथ में एक और एक्स होगा। जबकि पुरुषों में क्या हो रहा है कि एक कोशिका में 22 के साथ में एक्स है और दूसरा 22 के साथ में वाई है, ओके, ठीक है, वाले अंडाणु पाए जाते हैं। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, मतलब महिला और पुरुष दोनों के बीच में
संबंध बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, निषेचन के समय अब अंडाणु से एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के अंदर क्या होगा, 22 के साथ में एक्स क्रोमोसोम्स होगा और 22 के ही साथ में कौन सा क्रोमोसोम्स होगा, वाई। जबकि महिलाओं की अगर बात की जाए तो 22 के साथ में कौन सा क्रोमोसोम्स होगा, एक्स, और साथ ही साथ में अगला अंडाणु जो 22 के साथ में एक्स ही बनाएगा। ओके, अब ध्यान से समझते जाइएगा। अब क्या होगा कि जब शुक्राणु मिलता है, ठीक है, अंडाणु से जब शुक्राणु मिलता है, ठीक है, तब क्या होगा कि अगर ये वाला इस वाले हिस्से से अगर मिलता है तब क्या होगा कि 22 तो पेयर एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, और इस तरीके से जो संतान की उत्पत्ति होगी वो किसकी होगी, वो लड़की की उत्पत्ति होगी। परंतु अगर कुछ इस तरीके से चीजें हो जाती है कि पुरुषों का जो शुक्राणु होता है वो इस तरीके के अंडाणु को निषेचित करेगा, तब क्या होगा, तो यहाँ पर वाई वाला क्रोमोसोम्स एक्स वाले क्रोमोसोम से मिलेगा, और तब पैदा होने वाली शिशु जो होगा वो कौन सा होगा, तो वो लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो युग्म जनन यानी जाइगोट की 23वें जोड़े में XX होगी, इससे बनने वाली संतान को कौन होगी, तो वो लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए ही उत्तरदायी होता है। ये बात आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए, उम्मीद है काफी अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी, किस तरीके से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को थोड़ा सा हम रे डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि मनुष्यों के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो महिला और पुरुष दोनों के अंदर ही सेम होते हैं। अब इन 22 जोड़े जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोसोम्स या दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। जबकि एक जो पेयर या 23वां जो गुणसूत्र होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब पुरुषों के अंदर ये क्रोमोसोम्स का जो पेयर पाया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स ऐसा होता है और इसका एक वाला हिस्सा एक्स का होता है और एक वाला हिस्सा वाई का होता है। जबकि महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में दोनों ही ये हिस्से कौन से होते हैं, एक्स एक्स वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं कि अगर एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आया और यहाँ से भी यही एक्स क्रोमोसोम्स आया तो लड़की क्या होगा, तो यहाँ पर पैदा होने वाली जो संतान होगी वो लड़की होगी। जबकि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि Y क्रोमोसोम्स आया और महिलाओं से तो एक ही क्रोमोसोम्स आ सकता है, वो है X। अब XY का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तब पैदा होने वाली जो संतान होगी वो लड़का पैदा होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि मनुष्यों के अंदर लड़का और लड़कियों के पैदा होने का जो अनुपात होता है वो अनुपात कितना है, वो 1:1। मतलब प्रकृति ने ये निर्धारित किया है कि प्रत्येक एक लड़के के बीच में एक लड़की होना चाहिए। ठीक है, चलिए काफी अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, जीन्स को हम देख लेते हैं। अब देखिए जीन मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए की एक इकाई को ही जीन कहा जाता है। तो अनुवांशिक गुणों की प्राथमिक इकाई जीन को कहते हैं, या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीन डीएनए नामक विशाल अणु का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं अभी भी आप लोगों को बता चुका हूं कि कुछ इस तरीके से ये डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है। अब इसका एक छोटे से इस हिस्से को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, जो प्रोटीन के निर्माण का संचालन करता है। अब संतान को अपने जनकों से गुणसूत्र प्राप्त होते हैं जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग डीएनए होता है। इस डीएनए का वह खंड जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है उसे जीन कहते हैं। जीन की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में की, परंतु उन्होंने इसे फैक्टर कहा था। याद रखिएगा, तो जॉन मेंडल ने जीन की खोज करी थी लेकिन उन्होंने शुरुआत में इसे फैक्टर कहा था। बाद में जोहानसन ने इसके बारे में और अच्छे तरीके से अध्ययन किया और इसे जीन नाम दिया। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जीन की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, परंतु आप लोगों को विशेष बात क्या याद रखना है कि जीन नाम किसने दिया था, तो जीन नाम जो था वो जोहानसन ने दिया था। अब जंपिंग जीन के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जंपिंग जीन क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए, कुछ आनुवंशिक पदार्थ एक गुणसूत्र से दूसरे
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता स्वयं रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि ये जीन जो होते हैं वो एक हिस्से से स्वतः ही दूसरे के पास जाने की अपनी क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि ये पदार्थ एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्रों में भी स्थानांतरित हो सकते हैं। इसका मतलब चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये है हमारे पास डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर क्या है, एक छोटे से हिस्से को हमने जीन कहा। अब इनकी पूरी ठीक व्यवस्था है कि कौन सा जीन किसके बाद है, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि ये जीन जो होता है वो आपस में कूदकर इस डीएनए के ऊपर और नीचे अपनी अपनी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट करते रहता है, मतलब अपने सीक्वेंस को बदल सकता है। ठीक है, इसे ही जंपिंग जीन कहते हैं। ऐसे अनुवांशिक पदार्थों को जंपिंग जीन कहते हैं। इस जीन की खोज सर्वप्रथम 1940 अमेरिकी वैज्ञानिक बरबरा मैकक्लिंटन ने की थी। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। जंपिंग जीन की खोज बरबरा मैकक्लिंटन ने की थी। अब कहाँ की थी, तो मक्के के पौधों में की थी। इसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी जंपिंग जीन की कहानी। तो चलिए, काफी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब जीनोम को हम देख लेते हैं। तो जीनोम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डीएनए है। इस डीएनए के अंदर यहाँ पर हम बोल देते हैं ये एक जीन, ये दूसरा जीन, तीसरा जीन, चौथा जीन। इस तरीके से इस डीएनए के अंदर टोटल अगर जीन को हम काउंट कर लेते हैं तो उसे जीनोम कहते हैं। तो देखिए, किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों के अनुक्रम को जीनोम कहते हैं, वही जीनोम कहलाता है। मानव शरीर के अंदर जीनोम की अनुमानित संख्या कितनी है, तो 30,000 से 35,000 तक होती है। चलिए, काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने किसके बारे में, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग में अध्ययन किया। उम्मीद है काफी सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए डीएनए और आरएनए अनुवांशिक लक्षणों को लेकर आऊंगा या अनुवांशिक पदार्थों को लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ में अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।